हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान देने वाली लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी उज़्रदारी। अर्जी, आखिरी तारीख। लम्हा लम्हा कलेजे में धड़क रहा है। चाल तेज और तेज। आगे आगे प्रधान चल रहा है। लंबा चौड़ा, रंग रूप से सुंदर, 30 साला जवान, पहनने ओढ़ने से सलीकेदार, कंधे पर चमड़े की काली पट्टी के सहारे बंदूक लटकी हुई है। घर से निकला था तो उसे देखकर वो हंस पड़ी थी। कचहरी जा रहे हो या थाने की गश्त? भाभी, इसकी जरूरत तो घर के आंगन में भी पड़ जाती है। कैसा मौका, कैसी बात, कहकर प्रधान मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, रगों में हौसला। वो आश्वस्त हुई मन ही मन। ये हंसी, ये बंदूक, ये दबदबा और ये हिम्मत उसने खुद कमाई है। प्रधान का इरादा जानती है। नया खून अर्जी दिलवाने नहीं, धमाका करने जा रहा हो ज्यों। धमाके के कारण बरसों की साजिश पीली पड़ जाए बेरक्त। उसके भीतर खून नहीं, बारूद सुलग रहा है। प्रधान ना आता तो क्या? शांति ने अपनी 35 वर्ष की अवस्था में ऐसी सनसनाहट अनुभव नहीं की। मैं आती, हर हालत में आती। काम मेरा है। प्रधान क्या कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है? साथ चल रहा है, साथी लग रहा है। रिश्ता तो मेहनत और मेहनताने का ही है। 2 वर्ष में जो संबंध कमा लिया है, उसी के चलते ये सद्भाव, या कि इसी गैल चलते चलते आज का दिन। सवेरे का सूरज नहीं निकला। पूरब की ओर से ललामी सी उठ रही है। बिल्कुल उसी तरह पिछली तस्वीरें फड़फड़ाती हैं मन में, रह रह कर उड़ती हैं, बेबात ही। सोचना नहीं चाहती, फिर भी। गांव के जवान रंडुआ भोलाराम कुम्हार के संग भागकर आई थी। बेहयाई की हद से गुजरकर स्वर्गवासी पति का घोंसला छोड़ा था कि जेठ की जागीर। उस बसेरे को नहीं भूलती मैं, नहीं भूलूंगी। भले 100 लांछनों का भंडार, भले घर का काम नहीं, ढोरों का जिम्मा, घेर में पड़े रहना, लोहे की मशीन पर चारा काटते हुए दिन भर देह झुलाना, थकने पर सुस्ताना, सुस्ता कर छोटे से बेटे के संग मुस्कुराना। काम और खेल साथ साथ। सोमू अपनी छोटी सी देह उचका उचका कर लोहे के पनारे में मुठा देता, फिर थोड़ी ही देर में चिल्ला उठता, अम्मा रोक रोक अम्मा। पर सोमू की आवाज़ से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी था मशीन चलाते रहना। वो नादान नहीं समझता था ये बात। पर लड़के का छोटा सा गुस्सा, नकुआ फुला फुला कर माथे पर बल डाल लेना। वाह रे मेरे छोटे से गुस्सेबाज। मशीन को छोड़कर उसे बाहों में भर लेती, गालों और माथे पर पुचकारती। अम्मा का बड़ा दुलार लुटाता है। सचमुच उसकी भोली चमकीली निगाहों को छूकर एक बयार सी आती, जो पसीने भरी गर्दन और तपते सीने पर लहराने लगती कि सोमू की ही बाहें लिपट जाती थीं गीले गले के गिर्द। दुनिया की मालकिन, सोमू अनमोल खजाना। अम्मा री, तू मशीन है, पहिए के संग घूमती रहती है। चल बदमाश। अम्मा री, तू ताई की तरह रोटी बनाया करना, मैं तेरे चूल्हे के पास बैठ कर खाया करूँगा बीरू भैया की तरह। अम्मा री, मैं पढ़ने भी जाया करूँगा झोला लेकर। हरी कह रहा था तेरी अम्मा मजूरिन है, मजूरों के बालक पढ़ते नहीं मजूर बन जाते हैं। हरी बड़ा चटसार पढ़ रहा है, दिन भर कंचे खेलता है। तू हरिया की बातों में ना आया कर, वो बड़ा ऊता ताई मतलब ऊधमी है। बच्चे को इस तरह समझा देना बड़ा आसान था, लेकिन अपने ही आप को धोखा देना नहीं था क्या ये? पर बेटे के कहने की बात तो नहीं थी। ये तो तेरे बाप के मरते ही घर की औरत के कामकाज छीन कर घर से हक मिटाने का सिलसिला चला दिया था जेठ जिठानी ने। चूड़ी बिछिया और रंग बिरंगे कपड़ों को पाप बताकर विधवा औरत की जिंदगी पर होने वाले खर्च और चढ़ने वाले रूप को खारिज करने लगे थे घर के लोग। रंगीन सपने मत देखो, दिल मोहने वाली बातें मत सुनो, पति के दुख की कटारी से सारे सुखों के तार तार काट डालो। इन बातों को सोमू समझेगा भी नहीं। बेटा, तेरे पिता के सामने ये घर रंगीन तस्वीर सा ही था। जो मशीन हम तुम खींचते हैं, नितुआ मेहनती खींचता था। तेरे पिता लाए थे नितुआ को। जेठ तेरे बाप से उनकी तनख्वाह लेते थे तो आधे झुक जाते थे, मानो किसान और मास्टर का अंतर बरत रहे हो भैया।
पक्का मकान उन्होंने बनवाया था अपनी देख रेख में। जेठ जी राम सरीखे और तेरे पिता भरत समभाई। ऐसा ही तो होता है सुख। इसी सुख को जिंदगी भर पैदा करते रहते हैं लोग। दुख है तो नितुआ की जिंदगी, जिसमें हम आ गए। तस्वीरें स्याह हो गईं। घर की देहरी पर बैठी मैं भूखी कुतिया की तरह, जो घर की रखवाली के बाद मालिक से 2 टुकड़े डालने की आशा रखती है। फिर नीतू ही कहाँ रहता, उसकी खुराक और मेहनत के दाम कौन देता। जेठ जी ने यूं ही नहीं निकाल दिया था, वो हल्की मूठ तोड़ने का कसूरवार था। कमर पर लात देकर भगा दिया। पीछे से एक भद्दी गाली दी, साला सोमू की महतारी गुटर गुटर। पड़ोस में रहने वाली बड़ी बूढ़ियों की जुबान बेहिसाब चलती हैं। वे घर तोड़ने वाली बातें करती हैं। किसी के घर रण छिड़ जाए तो अपना पोपला मुंह हिला हिला कर मजा लेती हैं, मानो काकी के दांत नहीं थे, होंठ थे केवल। होठों से ही जहर भरती मेरे भीतर। बाबरी कब तक करेगी इनकी बेगार। 4 मेहनतियों का काम डाल दियो है कनाज बद्री ने। छोरा अलग बागड़ बिल्लू, मेरी तेरी चिलम भर तो फिरे। मैं जानती थी सब कुछ, इसमें नया क्या था। हर औरत की आदमी मरने के बाद यही दशा होती है। गाँव में क्या 2-4 विधवाएं नहीं, वे विधवा स्त्री नहीं, फिर ढोर पशुओं में मिला दी जाती हैं। मुछीका मतलब मुंह ढकने की जाली बांधकर बैलों की तरह काम करने का साधन। मैं आदमी थी तब तक जब तक आदमी का हाथ सिर पर था, जब तक श्याम नारायण की पत्नी थी। अब इसमें गुरेज भी क्या मानना। जिठानी ने समझा नहीं दिया था 15 दिन बाद ही। आदमी मरा है, दुख तो है, पर यह बात कि तुम महतारी बेटा के पेट तो नहीं बांध ले गया संग, और ऐसे बिठाकर कौन खिला देगा री जिंदगी भर। मैं मन मार कर उठ खड़ी हुई। दुनिया का दस्तूर भूल गई। क्यों? पता नहीं क्यों। जिस पति के लिए जार जार रोती रही पूरे 15 दिन, रोटी पानी का ध्यान छोड़कर उसकी छाया में लीन रही अब तक, उसी आदमी के लिए गालियां निकली मुंह से। इन निर्दयियों में छोड़ गया सत्यानाशी। कमाई कर कर के इनकी जेबें भरता रहा और बड़ाई लूटता रहा। कुछ कहती तो उछल जाता कि बड़े भाई से हिस्सा बांट करूं। वे मेरी गृहस्थी नहीं देखते क्या? फूट पड़वाने में औरतें माहिर होती हैं। और देख ले कि तेरे बड़े भैया को हमारी रोटी भी कसकती है। मझधार में दगा दे गया बैरी। पूत पैदा हुआ था तो गांव भर जमाया था, अब वही बालक भूखा रोता रहता है। लोग कहते हैं भाग की खोटी शांति, पर मैं कहती हूँ कि मैं तुम दोनों भाइयों की सताई हुई हूँ। तू तो संत बनकर चला गया, हमारी राह में कांटे बोकर। कड़ाके की ठंड थी, अंधेरी रात। अगिहाना सुलग रहा था द्वार पर कि छाती में। लोग बैठे ताप रहे थे। हवाएं तेज हो गईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। आंच पर राख डाल दी जेठ ने। लोग उठ गए, घरों के द्वार बंद होने लगे। मैं थी कि अंधेरे में आंखें गाड़े बैठी, राख झाड़कर अपने ही सीने में जलते अलाव के उजियारे में सब कुछ देख रही थी। सोमू अभी तक नहीं आया। 11 साल का बच्चा खेत में पानी काट रहा है। 25 साल का नितुआ तक नहीं रुकता था इतनी रात गए तक। ये कसाई इतना तक नहीं सोचते कि कोई सियार जिनावर बच्चे का बूता कितना, चीख चिल्ला भी नहीं पाएगा। पर रोज रोज यही हालत। पेड़ पर कोई पाखी फड़फड़ाया, फट फट। देह की रग रग हिल गई। द्वार खोलकर निकल पड़ी खेतों की ओर। पर्दा लिहाज त्याग कर चिल्लाने लगी, सोमू ओ सोमू। मानो काकी की बातें कान कुरेदने लगी। न्यारी हो जा, तेरो क्या हिस्सा नहीं? बड़े भैया से हिस्सा बांट। पति की आवाज आई स्वर्ग से। तू तो मर ही गया, हमें जीते जी मार गया। लाज लिहाज और मर्जाद की कटार घोंप गया हमारी छाती में। इस कटार को निकाल कर जिंदा रहूंगी तो न्यारी ही होंगी। होगा तेरा बड़ा भैया, मेरा तो हिस्सेदार है। हिस्सा खाने वाला बेईमान हिस्सेदार। पता नहीं कौन सी औरतें मरे हुए पति को रोती हैं। मैं 15 दिन से ज़्यादा भरम नहीं रख पाई। रिश्तों के खिलाफ आग बड़ी जल्दी ही भड़कने लगी। शायद पेट में जलती लौ ने लुत्ती लगा दी थी कि आग फैलती ही गई। सवेरे लड़के को नहीं जाने दिया खेत पर, खुद गई फावड़ा उठाकर। एकांत में कितना कुछ सोचा। चुपचाप रहकर मन की दुनिया बदलती गई। जेठ की आन मर्जाद ने अदावत का रूप ले लिया, पर अदावत करके इस घर में रह पाऊंगी? जेठ और उनका जवान बेटा सह लेंगे मेरे किए धरे को? उनको भोलाराम कुम्हार से मेरा बतियाना ही जहर लगता है। नितुआ से मन गुन की बातें बताई थीं। जेठ जी ने उस संबंध को बिगाड़ कर गंदा गलीज कर दिया। मेहनती मातहत को सजा दे सकते थे, दी।
लेकिन अब की बार खतावार भोलाराम को नहीं, मुझे ही ठहराया जाएगा, क्योंकि गांव में कुम्हार खटीकों में काया पलट बदलाव आया है। वे बराबर बोलने के हकदार हैं। भोलाराम के संग कुम्हारों का मोहल्ला उमड़ आएगा। अब की बार दंड की भागीदार केवल मैं होंगी, मैं, क्योंकि मेरी जैसी अनाथ औरत क्या, किसी भी औरत को जेठ ससुर के आगे बोलने का हक नहीं। आदमियों की बिरादरी ऊंची है, बड़ी है, वे आदर के जोग हैं। हम सिर नवाने वाली बहुएं, घर की मर्जाद और उनके बड़प्पन हमारे गूंगे घूंघट से है। घूंघट में ही रहो शांति, ठाड़े बैठे बैर, मान में कितने दिन रह पाओगी, फाड़ कर खा जाएंगे नरसिंह। अपने आप को समझाती रही थी, मानो काकी तो होंठ हिलाकर चली गई। फिर आगे ढर्रा भी बदल लिया, नरम नरम बोलने लगी। जेठ जी घी गुड़ हो गए, हर बात मीठी ही मीठी। जिठानी की धोती के संग मेरे लिए भी सफ़ेद धोती खरीद लाए थे। साल में 2 धोती की जगह तीसरी ये। खुशी हुई और अचरज भी। मेरे मन की बात समझ गया है ये ज्ञानी आदमी। कैसे? मैंने तो ऐसा एक भी तेवर नहीं दिखाया। अपनी और अपने बच्चे की खैर मना रही हूँ। सोचते ही सुकून सा मिला। भूख प्यास तो जैसी तैसी, प्राणों को खतरा तो नहीं। पर मैं माँ थी, बकरे की माँ, कब तक प्रसाद बांटती? मेरा दोष नहीं। सोमू की सूखी सी गर्दन पर 10 किलो मूंग बांधकर गठरी धर दी। बीरू के 2 मास्टरों को देनी है, ट्यूशन पढ़ाने की एवज। पूरे 4 मील की पैदल चलाई। बताओ, तू इगलास नहीं जाएगा रे सोमू, बेटे को डपट कर कह दिया मैंने। ताऊ ने आवाज़ में रौब मिलाकर पुकारा, सोमुआ चल रे, लौट कर भी आना है, रात हो जाएगी गैल में ही, फिर महतारी बेचैन होगी, चल जल्दी। सोमू ने माँ की बात मान ली थी, पर ताऊ का हुक्म बजाने की उसे आदत है। सब कुछ भूलकर मूंग की गठरी के पास पहुंच गया। बोला, अम्मा उठवा जल्दी। मैं होती तो बोलती, मना करती। मैं तो खुद ही जेठ जी के कहने पर खेत में पानी काटने चली गई, सवेरे की सानी पानी बैल भैंसों को देकर। अगर वे गर्मी के दिन ना होते तो शायद, अगर चिलचिलाती धूप ने विचलित ना कर दिया होता तो शायद, अगर बच्चे के नंगे पांव धधकती रेत में ना भुन गए होते तो शायद, अगर देह को फाड़ती हुई जलन भीतर ना उठी होती तो शायद मैं चुप शांत रह जाती। रात में बेटे की कमज़ोर गर्दन को सहला सहला कर खुद को समझा लेती। सलामती की खातिर बहुत कुछ पी जाती। प्यार से कंठ तड़पता हो तो क्या जहर पिएगा कोई? जहर पीकर मरने से अच्छा है प्यासा ही मर जाए आदमी। मैंने क्रोध में, घृणा में, अदावत में मर जाने की ठानी। ठंडी ऋतु किस काम की, आदमी का कलेजा सिकुड़ कर चिड़िया का सा हो जाए। मेरा कलेजा गर्म हो उठा, भस्म होने की हद तक जल रहा है। खेत की परेहट का पानी छोड़कर रेत भरी डगर पर भाग ली। सब्र नहीं हुआ तो वहीं से चिल्लाकर आवाज़ दी, सोमुआ मैं आ रही हूँ, रुक रे, रुक जा। सोमू छोटे छोटे मगर तेज कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। ताऊ की लय की हुई गैल, वो माँ के कहने से रुक पाएगा? मैं खिसियानी सी देखती रह गई। बच्चा अपनी माँ की औकात समझ गया है, उसी के हिसाब से चलने भी लगा है। बेटे का नजरिया गड़ गया कलेजे में। तड़प उठी और भागने लगी, तीर खाई घायल हिरनी की तरह गिरती पड़ती हुई। पास आकर बोली, पटक पटक दे कठरिया, तू गधे की तरह लदेनी करने को पैदा हुआ है। सोमू गठरी के भार से दबा था, माँ की ओर सीधा होकर नहीं देख पाया। माँ क्या कह रही है, धरती से पूछ रहा हो जैसे। सोमू तू डर रहा है रे, कैसा डर? वो कह नहीं पाया कि मैं कोई दूसरा कोई डर नहीं जानता माँ। ताऊ का हुक्म बजाना निडरता है और उसे टालना बाघ से भी बड़ा डर। सोमू के सिर से गठरी उतार कर खुद लाद ली अपने सिर पर, जैसे उसमें मूंग नहीं बेटे की बंधुआ गिरी बंधी हो। आकर आंगन में पटक दी ऐन जेठ के आगे। कैसा अच्छा गुस्सा था, गुस्सा ना होता तो हिम्मत ना जुटती। मरने वाला साथी नहीं था, दुश्मन था। सदा मेरे गुस्से को कीलता ही रहा, कभी प्यार से, कभी हमदर्दी से, तो कभी सहने की ताकत की दाद देकर। अपने पिता और भैया के पाँवों में अपनी औरत को फेंक कर श्रवण कुमार बनता रहा। आज मुझे डर नहीं, जेठ का लिहाज नहीं। ताज्जुब है, आज क्या हो गया है ऐसा? शर्मीली बहू कहाँ गई? पति के रहते उंगली ना देखने वाले जेठ को अंगूठा दिखाने की सोच रही है। सोमू तू बदल रहा है मुझे, कि मेरे ही भीतर बेशरम बेल उगी चली आ रही है। मैं खुद नहीं पहचान पा रही अपने आप को कि किस परले पर उतरी हूँ। आंगन में पड़ी गठरी मूंग का ढेर नहीं, जेठ के हुक्म का बोझ है, जिसे उतार कर फेंकना।
क्या करने पर तुली है शांति तू? मरने वाला तुझे अपनी ताकत सौंप गया है। वैसे तो बार बार कलह मिटाने की कोशिश करती। जेठ हर बार माफ़ी दे रहे थे। गठरी उन्होंने गिलास जाते हुए दूधिया की साइकिल पर किसी तरह लदवा दी। सोमू को अकेला पाकर बीरू ने केवल इतना कहा, साले जान से। बच्चा भी सब कुछ समझ रहा था। लड़ाई झगड़े से डरता था। ताऊ की आंखों से दहशत खाता था। बीरू भैया से दूर दूर रहता था। जाड़े के दिनों में सवेरे ही सवेरे नदी में नहा आया सोमू। मैं गुस्से के मारे आग बबूला हो गई। मुंह से गालियों की झाड़ छूटी। डूब मर नदिया ताल में, मेरी छुट्टी हो और इन बैरियों के मन की। ताई ने आंखें तरेर कर देखा। सोमू सहम गया। हम बैरी हैं तो रह काहे को रही है, जहाँ मीत हो तहाँ चली जा। जिठानी के कहे कि एवज में ही चूल्हा जलाकर कांसे के बटुला में पानी गर्म करने को चढ़ा दिया था। रहूंगी और अपने बेटे को गर्म पानी से नहलाऊंगी, जैसे तुम नहाते धोते हो। कंडा कौन पाथता है, लकड़ी कौन तोड़ कर लाता है, हमारा तो पूरा पूरा हक है। मैंने सोमू को दोबारा नहलाया। जानती थी कि नहला नहीं रही, जिठानी को अपनी ताकत बता रही हूँ, हक समझा रही हूँ। पर दृश्य बदल गया। जिठानी ने बटुला औंधा कर दिया। गर्म पानी भल भल करता हुआ रीतने लगा। लपक कर बटुला थाम लिया और कुछ पानी बचा ही लिया मैंने। तेरे बाप का है? जिठानी ने नाक फुलाते हुए कहा। तो क्या तेरे बाप का है? मैं तू तड़ाक पर आ गई। जिठानी बड़बड़ाने लगी। रोना धोना मचाया। नटनी बाप तक पहुंचती है। भाड़ में जाए काम धंधा, गर्म पानी तक लेने की औकात नहीं। अपनी देर चूरन क्यों कर रहे हैं हम? कोठे में जाकर पढ़ रही, लेकिन अधिक देर तक नहीं साथ पाई। भूखा प्यासा पड़ा रहना रास नहीं आया। बैठक में ससुर पड़े रहते थे बीमार। कितने दिनों से नहीं देखी बूढ़े ने। बच्चा से ही पूछताछ कर लेते। पर्दा न करती होती तो 10 बार आती। पर्दे की छोड़ो, बीरू जो बैठा रहता है पहरे पर कि कहीं बाबा सोमू को न दे जाएं दबा छिपा। बूढ़ा आदमी दबे गड़े के ऊपर खूब सेवा कराता है। बस सारा घर लगा रहता है बूढ़े बाबा से। ले लो थाती तुम ही, मैं सोच लेती। आज बैठक में जा पहुंची। जिनकी सदा आड़ की हो, बिना कारण पर्दा खोल देना मेरे बस में नहीं। लिहाज की आदत पीछा नहीं छोड़ रही कि लाज खून में ही मिल गई थी, जो मौके पर बोलने से बरजने लगती। आदर में पाँव छुए, परस काम आया। पाँवों पर हाथ धरते ही बूढ़ी काया में गति आई। अरे छोटी बहू है क्या? मैं मौन हूँ घूंघट में। बखत खोटा हैरी तेरा और ये है बेईमान। मैं अब भी खड़ी थी, अभागिन बनी। बेटी, मैं उठने जोग होता तो? उसी समय जेठ खांसे। मैं वापस मोड़ ली। बूढ़े की लाचारी में उसकी ख्वारी कराने से क्या फ़ायदा? आंसू बहाकर तकिया भिगोने के अलावा बाबा के बस का कुछ भी नहीं। रो रो कर तंग आ चुकी हूँ। रोना अब सहन नहीं होता। बीरू, मैंने पूरी ताकत लगाकर कुछ कहने के लिए आवाज़ दी। हाँ चाची। बीरू फरमाबरदार बालक की तरह आया चाची के पास। बीरू के बलिष्ठ होते शरीर को भर निगाह देखा और हौसला बांधकर कह डाला, अपने पिताजी से कह दे बगल वाली ज़मीन पर मैं छप्पर डालूंगी। हैं क्या? कह देना अपने पिता से। बीरू कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। बंटवारे के लक्षण पड़ रहे हैं वो भी जानता है, और ये भी समझता है कि बाप किसके लिए अजगर की तरह ज़मीन पर कुंडली मारे हुए बैठना चाहता है। चतुर बीरू, पढ़ा लिखा बीरू चाची के तेवर खूब पहचान गया। जा ना बेटा, विनय पर आ गई मैं। बीरू चला गया। लड़का भला लगा मुझे। कान बीरू के कदमों के साथ साथ पौड़ तक गए। सब कुछ सुनना चाहती थी। थोड़ा आगे सरक आई। चाची बंटवारे की बात कर रही है पिताजी। अरे वाह रे सांप के सपेलुआ, एक बालिश जगह पर छप्पर डालना बंटवारा है? हैं? बेटी की तरह बाप ने भी ताज्जुब किया, और मुझे भी ताज्जुब हुआ कि छोटी सी सुई भर धरती की मांग पर हैं करके घर भर दिया इन लोगों ने। हाँ ना कुछ नहीं। लंबे लंबे हुंकारे फैल रहे हैं। चेहरों पर मुर्दनी छा गई है, जैसे खून मांग लिया हो इनकी देह का। सोमू बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे पीछे आ दुबका। समझ गई कि कुत्ते किसी खूंखार आंखें किसने दिखाई हैं। बीरू की छाया वहीं डोल रही थी। तमाकू की फंकी वाला हाथ जेठ जी के मुंह की ओर गया। झटके से सिर की टोपी उलट गई। थूक मिले स्वर में नरमी थी कि मेरा ही वहम। पूछ तो रे बीरू, रोटी लत्ता की कोई कमी आई है? बीरू क्या पूछता, मैंने बिना पूछे ही किवाड़ की आड़ में खड़े होकर कह दिया, रोटी कपड़ा पर जिंदगी बेचनी होगी तो यही घर नहीं। यहाँ तो मैं आधे की मालकिन हूँ।
एक बालिश्त जगह मांगकर अपना ही हक कम कर रही हूँ, इतने में ही समझ लो। जेठ जी हंसे। हंसी थी या रोना, स्वर मिलता जुलता सा। बोले, बहू बाहर के लोगों की बातों में न पड़, भगवान ने भाई उठा लिया, पड़ोसी तुझे बर्बाद कर देंगे। मैं समझ गई, इशारा भोलाराम की ओर है। पीछे से जिठानी बड़बड़ाई, देख लो ससुर के जियत ही बांट बूट। तड़ाक फड़ाक सवाल जवाब तो कर लिए और उस समय बोलकर सुकून भी बड़ा मिला था, पर सारी रात नींद नहीं आई। नींद कहाँ से आती, कुछ खाया ही नहीं गया असल में। कभी जिठानी के मुंह की ओर देखती कनखियों से, तो कभी बीरू का मुंह जोती और कभी जेठ का चलना फिरना। किसमें कितना गुस्सा है, कौन क्या तेवर अपना रहा है, सबके सब खफा हैं तो रहूँगी कहाँ। मेरी औकात कितनी है, सोमू में मच्छर के बराबर भी ताकत नहीं। अकड़ कर नहीं चल पाएगी जिंदगी। आज ही चुटिया पकड़ कर चौखट के बाहर फेंक दे तो किसके घर में घुसूंगी। पड़ोसी कितने दिन रख लेंगे, सोच तो शांति। बड़ी गलती हो गई, अलग छप्पर डाल भी लूंगी तब क्या इनकी मातहत नहीं रहूंगी। इनके शिकंजे से निकलने में तो कई जन्म निकल जाएंगे। शादी ब्याह की हथकड़ी बातों से कट जाती और आज़ाद होकर मर्द की तरह जी नहीं सकती औरत। फिर आज लड़ाई किस बात की थी। आज यही बात सोमू का बाप उठाता तो जेठ जी के आंगन में रातों रात भीत खिंच गई होती चुपचाप। भैया भैया का बाँट या मर्द मर्द का बाँट या बराबर ताकत वालों का बाँट। अपनी औकात जानती थी। मन में आया कि बैर लेने की गुंजाइश नहीं तो अपने कहे सुने की माफ़ी में जिठानी के चरण गह लूँ, विनती कर लूँ कि खतावार हूँ, मेरे बच्चे पर रहम खाकर भूल जाओ मेरी बातें। मैं तुमसे अलग होकर हूँ क्या। रिस गुस्सा की बात थी सब कि ससुर के पास जाऊँ, सोमू से कहलवाऊँ, जेठ जी को समझा दें। लेकिन सवेरे उठते ही सब भूल गई। सोमू भैंस खोलकर ले जा रहा था चराने के लिए, बीरू पढ़ने जा रहा था साइकिल पर चढ़कर। पता नहीं क्या हुआ, हालांकि धीरज धरना चाहा था। सोमू क्या दाखिल नहीं किया स्कूल में, अभागे का मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। मंदमती मन कैसे लगता, कायदे से उसे जाने कौन देता था मदरसे। दसियों काम बीज पहुंचा खेत पर, अमोनिया खाद ले जा, भैंस दिलाला इगलास के सपा खाने में, खेत में पानी काट ले 4 दिन, आगे चलकर बाप की खेती कैसे संभालेगा। सुनती और सोचती आगे तक, तुम इसे सही सलामत रहने दो तब तो। गुस्सा था सोमू को लेकर और बोली खेती की बाबत, जी एक छप्पर के लिए 2 हाथ जमीन नहीं दी तो खेत कैसे बांटेंगे जेठ जी। जिठानी ने सुना और खा जाने वाली नज़रों से देखा, कुछ जवाब नहीं दिया। गहरी सांस छोड़कर फुफकार मारी जहरीली सी। जेठ के कान बड़े तेज हो गए थे उन दिनों, या यहाँ वहाँ खड़े होकर कंसुआ लेने की आदत होती जा रही थी उन्हें। तुरंत आंगन में निकल आए। क्या कह रही है बहू, अब खेत बांटेगी। हंस दिए जेठ जी। खोखली सी हंसी थी कि खिसियाया सा छोटा ठहाका। उस हंसी की असगुनिया छटा को पहचान गई। मखौल मिला है इस लय में। सोमू करेगा खेत कि खुद हल चलाएगी। फिर वही वैसी ही हंसी धारदार। बाप दादों का खेत इस बालक के हाथ में पकड़ा दें कि औरत जात के हवाले। कल के दिना कोई जबर आदमी धरती में हल गाड़ देगा, फिर लड़ लेगी जाटों से। सुनती रही। जवाब बहुत से थे मगर दिए नहीं। जेठ का सामना करने की ताकत, आमने सामने बात करने का हौसला किसी जबर घड़ी में ही जुट सकता है। मैंने सोचा, आइंदा न सुनूं ये बेसिर पैर की बातें। कानून कौन पढ़ा रहा है, हम खूब जानते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने सोचा। इस घर का काम नहीं, अन्न पानी नहीं, सब चीज का त्यागन। मुंहवात करके जुबान लड़ाकर जीतना एकदम बस का नहीं। सारे दिन पेट में घुटने दिए पड़ी रही। जेठ जी खूब चाल चल लेते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है भोलाराम कुम्हार की ओर इशारा जरूर करते हैं, जैसे उससे मेरी देह का नाता हो, कि मैं उसके प्यार प्रीत में फंसकर जवानी को ठंडा करती हूँ। उनका मतलब तो साफ साफ यही है ना। और मैं यही सोचकर चुप हो जाती हूँ कि एक सज्जन आदमी पर बेकार क्यों कीचड़ उछले। लिहाज के हाथों मरना भाग्य में लिखा है। दूसरे दिन भी पड़ी रही। किसी ने उस कोठे की ओर मुंह तक नहीं किया। मेरे कान पर आहट लगे थे। हक मांगने की लड़ाई को भूख कमजोर करने पर जुटी थी। बासन बिलिया खनकते ही पेट में कुछ ऐंठता। पानी पी पी कर जिंदा रह सकता तो काम करने की कोई ज़रूरत ना रहती, कोई झंझट ना रहता, दाब धौंस ना होती। बिना रोटी खाए पानी भी नहीं रुचता। होंठ सूखने लगे, आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। सोमू सवेरे से ही भैंसों के पीछे घूमता।
सत्यानाशी की कटीली झाड़ियों के कांटे तोड़ लाया था घुटनों में, बबूल गोखरुओं के बीच नंगे पांव। दूसरे दिन शाम तक निढाल हो गई। कई बार लगा कि जिठानी जाए कहीं तो चुपके से उठकर रोटी खा लूं, भले आदि एक ही। पहाड़ में गया हक, चूल्हे में जाए हिस्सेदारी। माँ बेटा मेहनत कर रहे हैं तो खा पहन नहीं रहे क्या? घड़ी घड़ी बदलता मन। सोमू सांझ ढले आया, अपने हिस्से की रोटी और मठा कोठे में ले आया। पास आकर मनाता हुआ सा बोला, खा ले अम्मा, इस छोटी सी जान को मेरी भूख प्यास की था है। उठ बैठी, एक दो कौर खाए कि पेट में चैन पड़ता गया, गुस्सा भी ठंडा। जिठानी ने आंगन में मुनादी कर दी, कोप भवन में ही खाना पीना कर रही है कैकई रानी। हाथ से कौर छूट पड़ा या अपनी आन जताने को छोड़ दिया ग्रास। सोमू सारे घर को खुश करने में लगा था। कभी ताऊ के पांव दबाता और उनको खुश करके शाबाशी पाता। महतारी कंकालिन है, सोमू में कसर नहीं, ओछे खानदान की जो ठहरी। बीरू भैया की किताबें लाद कर इगलास रखाया था। आकर बोला, अम्मा हमसे कोई रिश्त नहीं, बीरू भैया ने अपनी टोपी दी है, खेलने की टोपी देखो। टोपी पहनकर वो कड़ी धूप में माँ के बदले का खेत निराने पहुँच गया था। चारे की मशीन चला रहा था। मैं कुड़कर रह गई। इस लड़के ने होश होते इनकी चाकरी करना सीख लिया है, मातहती इसके खून में घुल गई है। जेठ जी को बहू की याद आई। 3 दिन से ऐन थन के ऊपर वाला भाग ताने हुए खड़ी थी भैंस। जो कोई दूहने बैठता लतिया देती। सदा मैंने दूहा था खाली भैंस को, पूरा 10 किलो देती थी दोनों छाक सुबह शाम। भैंस कूटा तोड़ रही थी, पागल हो रही थी। जेठ की छाती में लात मारी थी काली भैंस ने। एक कोठरी पर जमीन की मंजूरी मिल गई। जेठ जी राजी हो गए। सो उठ बैठी, हुलस उठी थी, नामालूम सी ही सही, लेकिन अपने निर्णय की पहली जीत। भैंस दूध आई, रुका हुआ दूध हंडिया भर गई। खुशी में भूल गई कि भोला राम कुम्हार के लिए क्या क्या कहा जाता है, कि किस रिश्ते से जोड़ा जाता है। जल्दी जो मची थी, छोटी बच्ची की तरह डर भी रही थी कि ये खुशी कोई छीन न ले। इसलिए सोमू के हाथ खबर भेजकर भोला राम को बुला लिया। बक्से का ताला खोला, सेत कर रखी हुई धरोहर, पाँवों के लच्छे और गले की हंसली, एक चांदी की एक सोने की चीज़। इन्हें बेच देना भैया। तो अब अलग बजाओ बंसी, भोला हंस दिया। मड़ैया उठ जाएगी तो भले इनकी ही मजूरी सही, चैन की रोटी खा लेंगे अलग बैठकर। जमीन दी है तो एक कोठे लायक ईंटों के पैसा भी मांग लेती। बस बस जितना मिल गया बहुत है, भूतों से पूत मांगे हैं मैंने। भोला राम अपने गधों पर ईंटें लाद लाए। नींव खुदती देख कर मैं बावरी सी हो गई। अपनी दुनिया अलग बसाऊंगी, उस दुनिया में माँ बेटा राज करेंगे। थाली में गुड़ चावल और लोटे में पानी लेकर नींव पूजन को निकली थी। ईंटों का डूह मन में छोटा सा कोठा रूप लेने लगा। गली से लोग गुजरते पूछते, कमरा बनवा रही हो मास्टरनी? मैं खील मखाने से खिलक उठती, कमरा कहाँ, बस एक कोठरी। मानो काकी तो पहले ही बुला आई थीं नींव पूजन के लिए। वे आईं तो एक पेड़ रोपने की बात करने लगीं। यहाँ लगाना नीम, हवा साफ रहती है नीम से, पंछी परेवा बसेरा लेते हैं, आदमी अकेला नहीं रहता। चल अब पूछ दे चलकर। जिठानी नाराज है मना लाती, आपसदारी में रिस गुस्सा कैसी, तू छोटी वाली है लिवाला। गई थी आंगन में। महीने भर से बोलचाल की जगह ताने उलाहने थे, पर इस शुभ घड़ी में मन का मैल ना कटेगा तो फिर कब। जीजी आ जाओ, तुम बड़ी हो, पुजवा दो। वे पीठ फेरे हुए अनाज भर रही थी, बोरे में भरती रहीं। मैं बाहर निकल आई, देखती रही बाट। कोई आया न गया। भोला पुजवा रे, डाल ईंट गारा, मानो काकी ने पूजा कराई। जिठानी बाहर की ओर झांकी, देखती रही होठों पर पल्ला धरकर। कुछ देर बाद सबको सुनाकर बोली मारी, बड़ी उतावली मच रही है न्यारे रहने की। भीतर गई और बीरू को लेवा लाई। बीरू देख ले, तेरे बाप ब्याह में आन गांव क्या चले गए, ये रंडी तो एकदम ही आज़ाद हो गई। कमाऊ देवर ने जीते जी जुबान नहीं खोली, भैया के इशारे पर उठा बैठा। ये राण क्या हुई, छुट्टा हो गई। अलग ना बसेगी तो यार कैसे आएंगे। मैं बहरी बनी रही, गूंगी होकर गुड़ बांटती रही। कलह नहीं चाहती थी। मुश्किल से हाथ आई सुख की बेला को तकरार में बिगाड़ना कहाँ की अकलमंदी है। दीवार हाथ भर ऊंची नहीं हो पाई कि बीरू और बीरू के पिता दोनों। भूचाल सा आ गया, धमाके होने लगे। जीभ इतनी भी कड़वी हो सकती है। सुन, हमने महल चिनवाने को नहीं दी है जमीन। मैंने घूंघट की आड़ कर ली। नाटकबाजी बहुत हो गई, उठवा यहाँ से हीट गारा। काकी कह दो अब कैसे उठवा दूँ। ज़्यादा तमाशा मत करे काकी, इनने हामी भरी जमीन की, तभी तो मैंने ईंटों में पैसा खर्चा। अब नाट रहे हैं, इनकी जुबान है कि।
क्या कही? हाँ दी थी हमने, मना अब भी नहीं कर रहे, पर इसके लिए नहीं दी थी कि तू अटारी चिनवा। आज घर अलग तो कल आगे के लफ्ज चबा गए जेठ जी। समझ गई, आज घर कल खेत। डर गए हैं तभी गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। बढ़ते हुए ईंटों के ढेर की ओर देखा। नींव की ऊंचाई बदस्तूर चल रही है ऊपर की ओर, और मैं पुख्ता होती चली जा रही हूँ। दीवार के मुकाबले छोटा पड़ जाना नहीं सहन कर पाए जेठ जी। दूनी तेजी से आगे को लपके होठों में झाग भर आया। तू मानेगी नहीं, बीरू कर दे तो इसे ठीक साली की बोटी बोटी बिखर जाए, फिर देख लेंगे इसके हिमायती को। सोमू चिल्ला पड़ा, नहीं ताऊ नहीं, अम्मा को मत मारना। बीरू आंखों में ही चबाने लगा बच्चे को और बोला, हम कह रहे हैं कि मान जाए अपने आप ही, माँ समान है, क्या हाथ उठाएं? नहीं अब तक तो। आजा मार, अन्यायी बाप के कहे से मार। तू तो किताबें पढ़ता है न्याय की, कह ये ज़मीन मेरी नहीं। अपने बाबा से पूछ कर आओ, मरने से पहले बता जाए मैं उनकी बहू नहीं। इस गांव के आदमियों से फैसला करा कि वे मेरे ब्याह में बाराती बनकर नहीं गए। लाला ना मानोगे तो पंचायत जोड़ूंगी, समझ क्या रहे हो? जुबान लड़ा रही है बदफरोस। जेठ जी चिंघाड़े। लोग जुड़ाए, लेकिन बोले कौन? पराए घर के मामले में टांग अड़ाए कौन? हक मार लोगे किसी का? मैं सरकार दरबार लड़ूंगी। हाँ। जेठ जी का अपने ऊपर काबू ना रहा। बीरू की जगह वे चढ़ बैठे मारने पीटने को। सोमू माँ से लिपट गया, मुंह फाड़ कर रोने लगा। तमाशा, लोग तमाशा देख रहे हैं। बीरू ने बाप को रोका तो दो चार जने आगे बढ़ाए, मिली जुली आवाज़ें। अरे अजस मत करो ऐसा, ये भी बाबरी है, कोठरी बना के ही क्या ले लेगी, बेकार की रार कल है। भाई जो कर रही है करने दो, जागीर नहीं मांग रही बद्री से, फिर कल के दिन उसका लड़का भी बड़ा होगा। भोला राम से ना देखा गया, आगे आकर बोल पड़ा, शांत रहो लाला, तुम तो रामायण भागवत पढ़ते हो। तू चुप रहे ना कुम्हार के, आग में घी पड़ा हो जैसे। तुम मारते रहो और हम चुप रहें? कुम्हार चमार की बात छोड़ो, जाति बखान कर हमें चुप कर देने के ज़माने लट गए। हाँ। भोला राम को देखकर मानो काकी की हिम्मत बंधी, वे गालियाँ देने लगीं। तुझे नरक में ठौर नहीं मिलना। काकी मुंह बंद करो, हमारे बीच में बोलने वाली तुम कौन? हमने कुछ पूछा है तुमसे? चली आई पंचायत छाटने। जेठ जी ने अपना सारा रोष काकी पर निकाल दिया। फिर धरती पर हाथ मारकर बोले, काकी कोठा तो आज बने न कल। मैं हिम्मत बांधे खड़ी थी, लेकिन टांगें काँप रही थीं। आंखों के आगे अधबनी दीवार में गीला गारा और ताज़ा ईंटें खड़ी थीं, लेकिन कारीगर की कन्नी रुक गई थी। सूरज छिप गया, अंधेरा उतर आया। मैं दीवार के पास ही बैठी रही। उस घर में कैसे जाए कोई जहाँ हमें उखाड़ने की साजिश चल रही है? तो फिर कहाँ जाएं? जो अंदेशा था वही हुआ। ये नौबत ना आ जाए, इसी कारण मुंह में मुचीका सा दिए दिन काट रही थी। होनी को यही मंजूर था, लेकिन सोमू पास ही कच्ची मिट्टी पर बैठा था। घर नहीं गई, मानो काकी के घर चली गई। वहीं बनाया खाया, वहीं लेटने बैठने की बात सोच ली। मजूरी तो यहाँ रहकर भी हो सकती है, हेटी किसकी होगी? पराए घरों की मशीन पर चारा काटूंगी, उनका गोबर डालूंगी, खेत निराऊंगी और जेठ की मूछों पर भूमर मतलब आग डालूंगी। होने दो थू थू। इस छोर के हाथ आते ही निहायत जहरीली सी खुशी हुई थी, जिससे मैं जेठ की नाक धरती पर रगड़वा सकती थी। लेकिन बद्री प्रसाद किस मिट्टी के बने हैं मालूम न था। ज़्यादा रात होते ही मानो काकी के घर आ गए बीरू को लेकर। काकी से प्रेम और आदर की बात करने लगे आंगन में बैठकर। काकी तू बूढ़ी है, दुनिया देखी है, इस गांव में किसका मुंह उजला है? पंचायत करा ले शांति, देखें कौन बोलता है। हमें सीख कौन देगा? प्रधान जो अपनी चाची का पूरा हिस्सा दाबे बैठा है। रामचरण जिसने नंसार में आकर मामा का खेत कब्जा कर लिया, अब मामा को रोटी देने में भी आलकस मानता है। जगदीश तेरे सामने है जगदीश की कहानी। खमनी इसका कौन लगता है? खामखा चाचा बनाए फिरता है कि छिद्दा से क्या रिश्ता नाता है। सब खेत हड़पने के गुरु हैं। खूब सेवा कर रहा है दोनों की। बात यह है कि बूढ़े हैं, बीमार हैं, निर्बल को ठगना आसान है। काकी वे मुझसे क्या कह सकते हैं बता? अरे ये तो हमारा घरू मामला ठहरा। बीरू और सोमू का एक ही खून, डंडा मारे पानी नहीं फटता। ये नादान न जाने कब समझेगी। अकेली रहकर देख ले, इस गांव के 4 गुंडा मिलकर इज्जत खराब कर देंगे। हमने दुनिया देखी है, ऐसे नहीं रोक रहे घर बनाने से। मैं घूंघट किए सिर झुकाए बैठी रही। पिता समान जेठ समझा रहे थे। अनजाने ही एक तेवर हथियार की तरह गिरता गया। शायद भविष्य की बातें सुनकर घबरा गई थी। इसी गांव में पराए घरों में चाकरी करूं, ऐसे संस्कार न थे। जेठ के पीछे पीछे चल दी उठकर। घर जाकर देखा तो जी हरिया आया।
सोमू अपनी ताई के पास बैठा कांसे के बेला में दूध रोटी खा रहा था। कोठे में गई तो खाट पर गद्दा और चादर बिछे मिले। अपना अपना ही होता है, डपट्टा बरसता है तो ख्याल भी करता है। जेठ के अलावा इस गांव के और आदमी क्या संत महात्मा हैं? कोई उठा मेरे पक्ष में? भोला राम जो बदनामी की जड़ है, रंडुआ आदमी, बे औरत का अकेला, जेठ का क्या कर लेगा? खाक, यही सोचकर सोई थी, लेकिन रात में आँख खुल गई। विचार की धारा दूसरी ओर मुड़ गई। तब क्या ऐसे ही कटेगी जिंदगी? आज जेठ जिठानी की एड़ियों तले मेरे बाल हैं, कल को बीरू और बीरू की बहू का अदला चलेगा हमारे ऊपर। समय सरकता गया। मन की उथल पुथल को शांत रखने में कामयाब हो गई। परिवार के लोगों के राई राई भरे गुण याद रखती, पहाड़ से दोष भुला देती। पूरी ताकत लगाकर दबा रही थी अपनी कटीली आवाज़ कि दांत पर दांत चढ़ा लेती। गर्मी के दिन धूप चिलचिला उठी। सोमू ढोरों के पीछे नहीं, लेखराज ठाकुर का भूसा ढोने भेज दिया था। ठाकुर ने ट्रैक्टर जो दिया था उधार। सोमू को 2 दिन उसी के यहाँ काम करना था। गर्मी की प्यास की उसकी गलती। नादान भूसा की गठरी खेत में छोड़कर पानी पीने चला गया कि ध्यान भूल गया, कहीं खेल में रम गया। बालक बुद्धि। गोला कुएं से वापस लौटा, खेत में गठरी ना थी, भूसा के साथ पिछौरा भी गया। बच्चे के प्राण सूख गए। मैं चाहती थी जेठ के आगे ना पड़े सोमू, आंचल में दुबका लूँ, पर ऐसा कैसे होता? जिस घर में रहते थे वहाँ कब तक न जाता वो। मैंने मान लिया बेटा बुरी तरह पिटेगा। मन को मना लिया कि देखना है उसको पिटते हुए। शायद खुद भी मारती इस बात पर, लेकिन जेठ को दुश्मन मान लिया था मैंने। अपने बच्चे को बैरी के हाथों पिटते देखना। हाँ, सोमू भी बैरी है इन लोगों का। मर्दाने मजबूत हाथ हथौड़े की तरह बजने लगे लड़के की कनपटी पर। लगा जैसे मेरी ही खोपड़ी घूमने लगी है असह्य चोट से। सोमू सफाई भी नहीं दे रहा था, प्यास का कारण भी नहीं बताया। जानता था कि कुछ भी बोलना, जवाब देना माना जाएगा, और सोमू जैसी छोटी उम्र के मजदूरों को जवाब देने की सज़ा इससे भी बुरी मिलती है, उधेड़ दिया जाएगा। कुछ ना बना तो पानी औंजाते समय घड़ा फोड़ डाला मैंने। गुस्सा दिखाने का यही एक उपाय सूझा सोमू की माता को। बाद में अपनी नादानी पर गुस्सा भी आया। उनका क्या कर लिया, पर रात में समझाती रही तरह तरह से। जिसे खुद ही गलत मान रही थी उसे ही सही बताती रही। ताऊ को रोष आ गया, बेटा ठाकुर तो अपना भूसा धरवा लेता, ट्रैक्टर वापस मांग लेता, काम रुक जाता। मौसम का क्या पता, अभी धूप है, अभी बदरई छा जाए। तेरे ताऊ को खलियान उठाने की जल्दी है। चाहती थी कि बच्चा पढ़ता लिखता, लेकिन कहती थी जा जल्दी जा, दाएं करनी है, दोपहरी हो जाएगी तो धूप चटकेगी, माथा दुखेगा। अनचाही बातें करती रहती। सगी बुआ ने बुलाया था सोमू को। मैं खिल उठी थी, यहाँ से छुटकारा मिलेगा उसे। जितने दिन वहाँ रहा मनचीता सपना देखती रही। लाड़ करती होगी, खाने पीने को अच्छा मिलता होगा, रत्ती भर काम न कराती होगी। भतीजे कितने प्यारे होते हैं, कोई नया कपड़ा भी बनवा दिया होगा। सोमू को मन में उतार लिया। नए कपड़ों में धूप ताप से दूर, उजला उजला रंग, चिकनी देह, मुलायम चेहरा। आया तो हालत यहाँ से भी बुरी थी। अपने बेटों की उतरन देकर विदा कर दिया। इसमें वैसे कुछ बुराई नहीं थी। नया स्वेटर दिया था बड़ा सा, कहा था बीरू को दे देना, पढ़ैया लड़का है। कहा तो सच था। सोमू को भैंस सनानी थी या खेत में काम करना था, नया कपड़ा पहनकर बिगाड़ता ही। लेकिन मुझे बड़ा मलाल हुआ। अनपढ़ रखकर सारी खुशियाँ काट दी। गंवार को अच्छा खाने पहनने का हक नहीं, उसे भूखा नंगा रहना चाहिए। गुस्से के कारण फुफकार उठी थी। ननद के लिए गालियाँ निकली थीं। रंडी, भैया मरे पीछे भतीजा मेहनती मजदूर समझ लिया, इतना ही नाता था तेरा। फुफकार दबाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे पी भी गई। कारण कि उसी दिन चितकबरा बैल खूंटा उखाड़ कर भाग गया था। मैं अपनी और बेटे की स्थिति जानती थी। मजूर का दर्जा क्या होता है ये भी इल्म था। नितुआ के रहते हुए नफ़ा में शामिल नहीं किया जाता, वो नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाता है। गुस्सा निकालने के लिए सबसे ज़्यादा सुपात्र। जिठानी घर संभालती है, जेठ खेतों की देखभाल करते हैं, बीरू पढ़ता है, ससुर बीमार हैं, रह गए सोमू और उसकी महतारी। ढोरों का जिम्मा है उन पर। बैल खोना मामूली बात नहीं। जेठ जी को होश न था। मौत जैसा मातम मचा था घर बाहर। बीरू पढ़ने नहीं गया। जेठानी पाँव पटक पटक कर काम कर रही थी, दांत कसकर धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। मेरा जी अधर में टंगा था। रस्सा ढीला बंधता तो दोषी था सोमू। खूंटा उखाड़ने वाले ढोर किसने बांध पाए हैं? कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। आगे क्या होगा ये सोचने की बात नहीं थी। बीरू कांजी हाउस तक घुमाया। जेठ जी खेत खेत भागे फिरे, गांव गांव गए,
हार थक कर घर आ बैठे। अब क्या करें? लोग पूछते मिल गया, जेठ जी गर्दन नीचे डाल लेते। बाप बेटों ने सोमू को घेर लिया, पकड़कर खूब पीटा। तड़ातड़ थप्पड़ पड़ रहे हैं। मैं सुन रही थी। धमाधम लाते मार रहा है बीरू। मैं देख रही थी। बेटा होंठ भींच कर सह रहा है। मैं करहा रही थी, मेरा बच्चा। चितकबरा बैल समझ लिया कसाईयों ने। झपट कर जेठ का हाथ पकड़ लिया मैंने। पहली बार ऐसी हिम्मत। खुद भी अचंभे में रह गई। जेठ का हाथ। रात हो रही थी, अंधेरा घिराया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरी पौर में जेठ में बिगड़े हुए मुंह से निकले हुए दांत, काले अंधकार में दांतों की भयानक चमक। घर में डटा नहीं गया फिर। कसाई खाना लग रहा था आंगन। बाड़े की ओर ही चल पड़ी। सोमू बिलखता चल रहा था संग संग। जानती थी घर में रोटी नहीं बनेगी। लोगों की भूख प्यास गुस्से और दुख में दब गई होगी। बाड़े में जाकर उसी जगह को टटोल लिया जहाँ से चितकबरे ने खूंटा उखाड़ा था। गांव में रात जल्दी उतरती है। एक पहर बीतते ही सारा गांव सो गया। गलियां सुनसान हो गईं। घर वालों को इल्म है कि मैं बाड़े में। हो सकता है उन्होंने ध्यान न दिया हो। इस समय चितकबरा बैल उनके मन में समाया हुआ है। पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा देवता सवार हुआ कि बाड़े के सारे ढोर खोल डाले। भैंस, गाय, बछड़े और बैल डंडा मार मार कर भगा दिए। 1-1.5 मील तक पीछे भागी हूँ तो भी अचरज नहीं। लौट कर आई तो बाड़ा खाली था। रस्से किसी गर्दन से टंगे नहीं, नीचे पड़े हुए थे, मरे हुए सांपों की तरह। फिर झपट कर बेटे को बाहों में भर लिया, जो चोट खाए घुटनों में मुंह गाड़े बैठा था। इन जल्लादों को मैं बताऊंगी कि सोमू की ताड़ना कौन सा रंग। सवेरे तक ढोर फिर लौट आए। बंधने की आदत वाले ढोर। छुट्टा घूमने में उन्हें खतरा लगता है। हम भी मानस जन्म धरकर भी नहीं। इस घर में पेट भरने का आसरा जो है, मार खाकर भी पड़े रहेंगे। अकेला चितकबरा बगावत कर गया। गुस्सा हुआ आदमी जब शांत हो जाए तो पिछला क्रोध उसे बेवकूफ़ी लगता है। अच्छा हुआ मैंने रिसिया कर पशुओं के रस्से खोले, खुद का बंधन नहीं काटा इस घर से। गाय को, भैंस को, बछड़ों को, बैल को बारी बारी बांधती रही। जेठ नहीं आए, अब की बार जिठानी आई, बदली हुई जिठानी। बाँह पकड़ ली। संतिया घर चल, बेड़ा घेर में बैठे शोभा देती है घर की बहू। मैं कहीं शोभा नहीं देती जीजी। तुझे बीरू की कसम है, चल उठ। हम तुम रहेंगे तो 4 बैल आ जाएंगे। ये भी गुस्सा में पागल हो जाते हैं। ऐसे मारा जाता है बच्चा को? इतना सब काफ़ी था। किसी ने हम माँ बेटे के लिए इतना सोचा ही ना था अब तक। जिठानी के भीतर बैठी माँ का आंचल खुला है, ममता जागी है। आदमी जात के बस का कहाँ ये माया मोह। चल मेरी बहन, हम ही कौन से सुख में हैं। मुझे उनकी आंखों में अपनी तस्वीर दिखाई दी। हाँ, जेठ जी इस बेचारी को भी कहाँ बोलने देते हैं। बोल, जो वे कहें उसी को दोहरा दे बस। वे कहें वही कर बस, वही मान बस। उठकर घर चली आई। ये वाकया चितकबरे बैल के खूंटा उखाड़ने के ठीक 15 दिन बाद हुआ। घर में जिस कोठे में सोया करती थी वो बदल दिया। जिठानी आ गई उसमें, और उन्होंने अपना कोठा छोड़ दिया मेरे लिए, क्योंकि कोठा बड़ा था। 2 खाटें आसानी से आ जाती थीं। सोमू अलग सोना चाहता था, जिद करने लगता। ताई ने सोमू की इच्छा रख ली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गहरी नींद भरी रातें और पेट भर खाने वाले दिनों में आराम के सपनों में डूबती उतराती रही। अम्मा, तू कोठरी बनवा रही थी ना? ताऊ ने उसमें फिर काम लगा दिया है। सांची? कह रहे थे कुइयाँ खुदेगी आंगन में कि नल लगवा देंगे। सोमू की माँ को बाहर का काम पसंद नहीं, घर भीतर कितना ही करा लो, ताऊ कह रहे थे। बच्चे की बात, नादान, खुद गई थी देखने। आदमी डुबान गड्ढा करा लिया था। बोरिंग का सामान लेने जा रहा था बीरू। मैं काम को पानी की तरह पिए जा रही थी। चारा काटना, खेत पर जाना, गोबर कंडा भूसा निकालना, भारी से भारी काम फूल से हल्के लगते। बसावट का सपना जो था आंखों में, देह के रोम रोम में। नींद में डूब कर सोती। उठती थी तो बड़ी मुश्किल से 1 आध बार पेशाब के लिए। गड्ढा तो इतना हो गया है कि दोनों जने। फुसफुसाहट। बीरू नींद की गोली ले आया है? हाँ, कल 9 और 10 के बीच ये गोली दूध में। बीरू के होठों से ऊंची होकर निकल गई ये बात। अम्मा बड़ी सावधानी से समझी, दोनों को एक ही बखत। मैं इशारा। ये मैंने क्या सुना? गोली किसको और क्यों दी जाएगी? दूध में? हम 4-6 दिन से दूध क्यों पी रहे हैं? ज़्यादा मिठाई में कीड़े तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे तो कान ही बजते रहते हैं। खरगोश शेर की मान में रहे तो कान उठाकर ही सोएगा। मन का पाप चैन नहीं लेने देता। लेकिन दोनों लाए गड्ढा काफ़ी है। सारा दिन अजब हाल रहा। मक्खी की तरह उड़े बे आवाज़ कि चींटी की तरह चलें। एक गोली एक ही बखत देना कि दोनों संग संग सो जाएं।
क्यों सो जाएं? सोकर क्या होगा? बात में ज़रूर कोई गुंडी है, ज़रूर। वो बोरिंग की जगह देखने गई। कब्र, 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 कानों में कोई चिल्लाया। तुम्हारी मौत का कुआं। सोमू वहाँ न खड़ा होता तो मैं चक्कर खाकर गिर जाती। काल आ गया बेटा, खौफनाक पंजा बढ़ा रहा है, हमारी गर्दन भर ली, शिकंजा कसने को है। जायदाद पर दांत रखने वाला तेरा ताऊ खूंखार जबड़े का मालिक है। मेरी गर्दन खुद ब खुद हिलने लगी। इनकार, मरने से इनकार। हालांकि देह का तार तार कांप रहा था। इतनी कमजोरी कभी न व्यापी थी। मरते हुए आदमी का दम इसी तरह खिंचता है। सामने बाघ हो फिर भी भाग पड़ने की सोचता है आदमी। सोमू जा भोलाराम के पास, लोटा लेकर जा टट्टी के बहाने। सो भी रहे हो तो मेरा नाम बोलना शांति, जाग कर चला आएगा। कहना उसी के घर के पिछवाड़े बिटोरों के पास। सोमू चल दिया और मैं खुद से ही बतियाती रही। मौत, भोलाराम, जिंदगी थी अपनी, वो भी गई। आखिरी बार मिल जाओ, जी भर रो लूँ तुम्हारे आगे। तुमसे बिछड़ने पर मैंने तुमको अपने कारण इन लोगों का दुश्मन बना दिया, क्या मालूम कि तुम्हें भी। भोलाराम जैसे बैठे थे वैसे ही चले आए। अपने घर लिवा ले गए। दिन डूबे। फिर क्या, रात के पहले पहर ही जाग लिए। वहम साथ भागता रहा। कोई पिछिया रहा है, कोई रोक रहा है, आवाज़ दे रहा है। शायद मौत काल बुला रहा है पीछे से। मैं भाग रही हूँ, सोमू भाग रहा है, बिल्कुल चितकबरे बैल की तरह, खूंटा उखाड़ कर। खूंटे का गहरा निशान छोड़कर 40 कोस आ गए। हाथ पांव देह का होश नहीं। आज़ादपुर आ गई। भोलाराम कभी यहाँ गधों की लदैनी किया करते थे। किसान लोग उन्हें जानते हैं। प्रधान मानता है। होगा उनका व्यवहार मानने जानने लायक। ईमानदार बजते हैं, सो जुबान का विश्वास है लोगों को। प्रधान को सारी बातें बता दी। भोलाराम भैया तुम लौटोगे तो पूछेंगे? क्या पूछेंगे? गधों की लदनी करने वाला आदमी महीनों में लौटे तब भी उसे कोई नहीं पूछता। मेरे तो फिर घर न घरवाली, वे ससुर कौन जात, चिंता मत करो। आते रहना भैया। ये भी कोई कहने की बात है? ऐसे बोला कुमार जो इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म आएगा साथ निभाने। जाते हुए भोलाराम की पीठ दिखती रही। तारे सा ओझल हो गया। फिर सोमू को खोजने की बेवकूफ़ी कौन करेगा? प्रधान मुस्कुराकर बोला, भतीजे में हिस्सेदार कब निकल पड़े, समझती हो? माँ बाप क्या क्यों नहीं चली गईं? अपनी बैठक में दरी पर मुझे और सोमू को बिठाकर चाय पीते हुए पूछा था प्रधान ने। जवाब की जगह गहरा सांस आया मुझे। माँ बाप बहला फुसलाकर उसी खूंटे बांध आते। डोली निकाल चुके थे बेटी की, अर्थी उनके घर से नहीं निकलनी चाहिए। कहते कहते मेरा मुंह कड़वाहट से भर गया। दोष उनका नहीं, वे लोगों से डरते हैं। 2 बरस बीत गए आज़ादपुर में। प्रधान जी के घर की टहल है मेरे जिम्मे। गोबर पानी, दाल नाच, छरना फटकना, मौका पड़े तो खेतों की रखवाली करना। सोमू ढोरों की देखरेख में माहिर है। अब तो अपने बाबा की तरह ढोरों के रोगों का जानकार बनने लगा है। यहाँ आकर दहशत गुम हो गई है। सोमू बातें करना सीख गया है खूब। 16 साल का लड़का, मसें भीगने लगी हैं। प्रधान की दयालुता दिन पर दिन बढ़ने लगी है। वो यही समझता है, नहीं जानता कि। भाभी, मेरे सिर पर हाथ धरकर प्रधान ने सच्चे प्रेमी की सी प्रार्थना की थी। क्या है लाला? गोबर सने हाथों को धोती हुई मैं पूछ बैठी। मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ? घेर के एकांत में उसकी आवाज़ कपकपा गई। कांपो मत लाला, औरत में सूंघने की आदत बड़ी तेज होती है। भाभी कहकर वो 2 कदम पीछे हट गया। हंसी आ गई मुझे। नादान, फाटक जड़े चौक में दबोच भी लेता तो कौन रोकने वाला था तुझे? ये भी क्या पता कि प्रधानन का डर ना होता तो मैं ही। बांध उखड़ा जा रहा था, बरसों बरसों का बांध। आगा पीछा भूल गई मैं। शर्मा रहे हो? ना जाने किस लम्हे कह गई। उसने अपनी बाहें बड़े सलीके से फैला दी और मुझे समेट लिया। मर्दों को धीरज नहीं रहता। फिर मैंने ही सुझाया, यहाँ नहीं, कोठे में। वो पीछे पीछे चला आया। मेरी देह दहक उठी कि देह की पिटारी में मांस हड्डी के ठौर बैठ गई एक नागिन। लहराने लगी, फन उठाकर खड़ी हो गई। आज़ाद औरत की आज़ाद लालसाएं। जब जब पति का ध्यान आया, कड़वाहट भर गई छाती में। बैरी खुद तो परमधाम चला गया और हमें थमा गया सती की कंठी कि फेरती रहे और पिट घर वालों से, भले जान खो दे। मैं आसमान में तेरी लाश पर फूल बरसाऊंगा, बाजे दुंदुभी बजाऊंगा, स्वर्ग दिलवाऊंगा। पहले संसार ही तो मिल जाए, स्वर्ग किसने देखा है न्यायी? प्रधान का हाथ फिरता गया देह पर। अंग अंग जाग उठा। रेशा रेशा चीख उठा कि यही है जीता जागता स्वर्ग। मैं पाप कर रहा हूँ भाभी? आनंद में डूबकर झूठ बोलते हो लाला। इतना कहकर अपने भीतर उतर गई। तुमने मेरी मरियल काया मजबूत कर दी, कटी घिसी देह नई बना दी। हो सकता है उंगलियां उठें कल को,
हमें मरे जीव की तरह गाड़ देना। जिंदगी बड़ी प्यारी होती है, इसे बचाने को ही तो आड़ मरजात के लबादे उतार फेंके। पर प्रधानिन, पता नहीं ये आदमी उसे क्या समझाए। हो सकता है कह दे कि हिस्सा बांट कर लाएगी, जेठ से आएगी तो यहीं, खेत ना आए रकम आएगी। वैसे भी हम उनके घर के मजूर हैं। सोमू का पसीना भिगोए रहता है प्रधानिन को। बेबी क्या कम चाहती हैं, ऐसे ही जैसे सोमू के बाप चाहते थे नितुआ को। प्रधानिन बहना, मैं एक एक हथियार जुटा रही हूँ जिंदगी जीतने के लिए। भले हार जाऊं, पर जंग की तैयारी। इन 2 वर्षों में अपनी कीमत जानी, जिसे जेठ के टुकड़ों पर गिरवी रखे हुए थी। रोज रोज मार खाता हुआ अधपगला होता जा रहा सोमू देखकर नहीं लगता कि ये वही है। कठोर मेहनत करनी पड़ती है तो हाथ पांव भी लोहे में ढल गए हैं। माना कि घर छोड़कर भाग आई, डरपोक चिड़िया की तरह रातों रात उड़ी। अपना जीवट कचोटता तो है, भाग कर क्या ले लिया। शरण ही ना, मजूरी ही ना, पराए मर्द को चुराकर 2 पल का सुख ही ना। इसमें क्या शक कि कमज़ोर आदमी चोरी चकारी करता है, दीन होकर पराई शरण मांगता है। चाहे तो सोमू का बाप स्वर्ग से थूक सकता है मेरी जैसी स्त्री पर। औरत पूछती है घर के भीतर, घर की दहलीज लांघते ही लुटती है। मैं लुटी कि लूट लिया प्रधान लाला को। खैर, सोमू का बाप कुछ भी सोचे, मरे आदमी की इच्छा क्या अनिच्छा क्या, सब हमारे मन का ढोंग है। नहीं तो आता ना कभी रक्षा करने। आसमान में टंगा रहा जोरू की जांच पड़ताल को। भैया के पाप नहीं दिखे अंधे को। चलो, जेठ जी के चलते हम कहीं नहीं, ना जाने कहाँ। हिस्सेदार गुम हो जाए तो आदमी राजा अपने आप ही हो जाता है, रास्ता साफ। पर मैंने भी सोचते ही दांत कस गए। लो आ गए भोलाराम। 6 महीने पहले आए थे, कहते थे ससुर की चला चली, बचें और ना बचें। देख आऊं, कई बार सोचा था पर पाँव नहीं पड़े। नाराज थी भीतर ही भीतर, आंसुओं से रोता था बूढ़ा। कलेजा कसकर 4 बीघा खेती नहीं लिखा सका मेरे नाम। दया तरस कौन ना बरसा ले, अंटी खोलकर देने वाली छाती बिरलों की ही होती है। भाभी चले गए डोकर, भोलाराम ने बैठते ही कहा, जबकि मरे की खबर ऐसे नहीं दी जाती। ले गए बांध कर? क्या क्या ले गए, मैंने पूछा, जबकि बुजुर्ग की मौत पर मुंह से नहीं आंखों से काम लिया जाता है, आंसुओं का जल ढारा जाता है याद में। सच में मेरा मन पत्थरों का जंगल हो गया है, पिघलना भूल गया है। नमी का क्या काम, नमी रहेगी तो जोत लेगा कोई ना कोई। ये बात गहरे बैठ गई है कि जिंदगी में खतरे, आशंका और साजिशों के घुलते रंग बिखर गए हैं, यहाँ वहाँ सब जगह। तेरही हो गई? हाँ। अब तो तहसील कचहरी की भागा दौड़ी मची है, तो जेठ जी की दिली तमन्ना पूरी होने वाली है। क्या पूछो, दुर्योधन की तरह ठाड़े हो गए हैं, सुई की नोक भर जगह नहीं। हाँ, हम वनवासी पंडा, कड़ुहाट आ गई होठों पर। एक आध आदमी ने तो ले धरे कि अन्यायी, तुझे सब पता है कि वे माँ बेटा कहाँ हैं। तू जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है कि वे। अरे इतना तो हम भी जानते हैं कि शांति भाग बिगड़ गई है, बेटे के संग मरेगी नहीं और ना अपने बालक को मरने ही देगी। बद्री भैया बिगड़ पड़े तो लेवा लाओ जाकर, बड़ा पेट ऐंठ रहा है तो। होठ भींच लिए मैंने, कोई भद्दी बात निकले। भोलाराम पास सरक आए, फुसफुसा कर बोले, आ तो मैं तभी जाता जब वे मरे, पर मरना जीना तो आगे होने वाला था। सोचा कि पटवारी के बस्ते में दबी किस्मत का जायका लेता चलूं। कसर नहीं राखी पटवरिया ने। पर साले, ये लोग डाल डाल तो सरकार पात पात। कचहरी से नोटिस आया है कि रामचरण वल्द मिश्री लाल का बद्री प्रसाद के अलावा कोई और वारिस हो तो ठास दो एक उजदारी की दरखास्त। कहते कहते भोलाराम की ठोड़ी हिली, नाक तनी और जबड़ा कस गया। कठोर आंखों से ऐसे देखा जो मुझे धमाका करने के लिए कोई हथगोला थमा रहा हो। रास्ता, ठंडे रेत भरे रास्ते पर सवेरे की सुरमई आसमान की छाया है। पूरब दिशा में दूर को धरती से छूता हुआ आसमान, किनारे से तनिक ऊंचा उठता लाल रंग का सूरज। अन उगे सूरज की पहली ललामी बिखर रही है गैल गैल। प्रधान की आवाज़ बही चली आ रही है जल तरंग सी। भाभी, सड़क के किनारे खड़ा पुकार रहा है। मैं उसे देख रही हूँ, आगे बढ़ती हुई समाती जा रही हूँ उसमें। स्त्रिया और पुरुष की माया में लीन 2 शरीर या एक संबंध, पाप कमाया या पुण्य, छूत लगी या पाक हुई, सती हूँ या बदचलन। गुत्थम गुत्था होते हुए किस्से का बेदम सिलसिला ढीठ हौसले में बदल रहा है लगातार। ताकत का शंख कौन फूंक रहा है? खून में आग के गोले कि उजरदारी की अर्जी पर लिखा आखर आखर छर्रा गोली। मैं आ रही हूँ, ये पुख्ता आवाज़। खेतों में, गांवों में, दिशाओं में, हवाओं में सनसनाती आवाज़।
धरती से आसमान की ऊंचाई तक उठती फैलती गूंजती मेरी आवाज़ है। पता नहीं, पर मुझे ऐसा ही लगा, बिल्कुल ऐसा ही। बस आ गई। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी उज़्रदारी, एक शोषित विधवा स्त्री की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।